जो इसका ल्यूमेन है ये काम पड़ने पर ओपन नहीं होगा कंप्लीट, ये हार्ड होने लगेगा। तो ये जो ब्रांच है ये जरूरी है कि इनकी मसल्स आर्टीरियल वॉल्स जो हैं इन पे रेजिस्टेंस तो रहे, लेकिन इतना ज़्यादा ना रहे कि ये क्लोज हो जाए, बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए, ओपन ना हो पाए, इतनी हार्ड हो जाए। जरूरी है कि ये इलास्टिक रहें, ये सॉफ्ट रहें, कि जब यहाँ से ब्लड पंप हो तो इनका जब एक प्रेशर पड़े, एक फोर्स आए, तो ये फोर्स इसमें एंट्री कर पाए इजिली, और इसमें जो भी ब्लड भेजा गया है वो इजिली यहाँ से यहाँ आए और आगे बढ़ता हुआ सेल तक पहुँचे। नॉर्मल कंडीशन में भी इसके खिलाफ, इस प्रेशर के खिलाफ यहाँ रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि ये पाइप है और यहाँ से आप पूरा ब्लड भेजते हो, तो कोई ज़रूरी नहीं कि 70 ml ब्लड पूरा का पूरा यहाँ एक फोर्स में आ जाएगा। ब्लड को भी अपना एक शेप लेना पड़ता है, ब्लड को भी अपना एक शेप लेना पड़ता है कि यहाँ से वहाँ उसको एंटर करके जाना है। फिर भी उस शेप को भी इनकी वॉल्स रोकती जरूर है, उसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं कि रजिस्ट कर रहा है। अब होता क्या है कि लेफ्ट वेंट्रिकल को इसलिए भी ज़्यादा काम करना पड़ता है और नेचुरली इसको सुपर पावर दिया भी जाता है, क्योंकि पता है, पहले से पता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरी बॉडी में जितनी आर्टीरियल सिस्टम हैं, जो भी आर्टीरियल सिस्टम है, ऑर्टा के बाद सारा आर्टीरियल सिस्टम है, क्योंकि जितने भी आर्टरीज हैं सारे ही रजिस्ट करते हैं उस फोर्स के खिलाफ। जितने भी आर्टरीज हैं सारे आर्टरीज के पास मैस्कुलर रिंग्स हैं और वो ब्लड को आने से रजिस्ट करते हैं। जब कार्डिया पंप करता है तो उसके खिलाफ उसको रोकते हैं, अपने समय पर डायलेट होते हैं। तो क्योंकि पूरी बॉडी में जितने भी आर्टरीज हैं सबके खिलाफ वेंट्रिकल को पंप करना पड़ता है, तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो पूरी बॉडी पे फेंक रहा होता है और जितने आर्टीरियल सिस्टम है पूरे आर्टीरियल सिस्टम में ब्लड फिल करना रहता है और उनकी वॉल्स को ओपन करके फिल करना रहता है। जैसे अगर इसका माउथ क्लोज हो और ब्लड आना है तो ब्लड इसको ओपन करेगा और एंटर करेगा। तो ये पूरी बॉडी के सिस्टम में होता है। अब अगर और जबकि अगर राइट वेंट्रिकल की बात करें तो राइट वेंट्रिकल के साथ ऐसा नहीं होता, उसको बस लंग्स तक पहुंचाना है, तो उसको उतनी ज़्यादा थिक मसल नहीं दी गई जितनी ज़्यादा थिक मसल लेफ्ट वेंट्रिकल को दिया गया। अब अगर इस रेजिस्टेंस के खिलाफ ब्लड भेजना है तो ज़रूरी है कि इसकी जो मसल्स हैं, क्योंकि ये कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, पंप करते हैं, फोर्स करते हैं, तब ब्लड जाकर आता है और जितनी ताकत ब्लड में होगी उतने अच्छे से आगे बढ़ेगा। ये जो फोर्स है, ये सबसे पहली बात मैंने कहा कि मसल्स जरूरी है कि नॉर्मल हो, मसल हेल्दी होनी चाहिए तभी पंप हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आर्टीरियल सिस्टम में डालना है ब्लड को, और आर्टीरियल सिस्टम करता क्या है, ब्लड को आने से रोकना चाहता है, रजिस्ट करता है उसको। समझ में आ रही है बात? तो इसकी सबसे पहला पॉइंट, स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मल होने के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या जरूरी है? सबसे पहला पॉइंट मायोकार्डियम। मायो मतलब मसल, कार्डियम मतलब कार्डिया की मसल। तो कार्डियम, मायोकार्डियम हेल्दी हो। सबसे पहले क्या जरूरी है? मायोकार्डियम, हेल्दी मायोकार्डियम। हेल्दी मायोकार्डियम। अब आप गेस कर रहे होंगे या कर सकते हैं ऐसे ही कि सोचो इसकी थिकनेस इतनी है तो 70 ml ब्लड पंप हो पाता है, 70 ml कंप्लीटली सारे सेल तक प्रेशर से भेजा जा सकता है। लेकिन अगर सोचो कार्डिया में कुछ ऐसी बीमारियां हो जाएं कि इसकी थिकनेस कम हो जाए, तो क्या ये पहले जितना स्ट्रांग होगा? नहीं होगा। तो पहले जितना अगर स्ट्रांग नहीं होगा
तो इसके पास उतनी ताकत भी नहीं होगी, उतना प्रेशर भी ये नहीं लगा सकता है कि 70 ml कंप्लीट यहाँ पंप हो पाए। और अगर भेज भी दिया तो इतना फोर्स, इतना प्रेशर नहीं होगा कि इस रेजिस्टेंस के खिलाफ ब्लड भेजा जा सकते, ब्लड वापस आ जाएगा। वो जो वॉल्व है, ऑर्टिक वॉल्व ही पास नहीं कर पाएगा, ब्लड फिर से इसी में रह जाएगा। तो जरूरी क्या है? पहला पॉइंट, हेल्दी मायोकार्डियम। दूसरा पॉइंट, अगर बहुत सारे लोगों में कोई जरूरी नहीं है कि किसी का स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो या स्ट्रोक वॉल्यूम पैथोलॉजिकल हो और उसका मायोकार्डियम ही अनहेल्दी हो। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनमें मायोकार्डियम हेल्दी है, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनमें मायोकार्डियम हेल्दी है, लेकिन तो दूसरा पॉइंट, जो पहला पॉइंट हेल्दी मायोकार्डियम, दूसरा पॉइंट जो है वो है प्रीलोड। प्रीलोड क्या है? प्रीलोड, आफ्टर लोड, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हाइपरटेंशन के लेक्चर में, फिर से मैं रिपीट करूंगा। दूसरा पॉइंट है फ्री लोड मेंटेन होना चाहिए। जो कार्डिया है स्ट्रोक वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए पहला पॉइंट है मायोकार्डियम हेल्दी हो, दूसरा पॉइंट है प्री लोड मेंटेन होना चाहिए। अब प्री लोड मेंटेन क्या है? प्री लोड है क्या? सबसे पहली बात, प्री लोड है डायस्टोलिक पीरियड एक होता है, डायस्टोलिक पीरियड जिसमें वेंट्रिकल फिल होता है। अगर हम लोग डिवाइड करें 1 7 3 5 0 0 0 0, ये क्या है? एट्रियल सिस्टोल और एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यही है ना? 0.8 0.8। तो हम लोग एट्रियम को भूल जाते हैं, वेंट्रिकल पे आते हैं। वेंट्रिकुलर डायस्टोल का जो टाइमिंग है ये है 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड तक वेंट्रिकल्स डायलेट रखते हैं, अपने आप को डायस्टोल करते हैं, और 0.5 सेकेंड में इस वेंट्रिकल में ब्लड भरता है। 0.5 सेकेंड तक ब्लड भरता रहता है और वेंट्रिकल फुल हो जाता है। वेंट्रिकल बिल्कुल यहाँ तक फुल हो जाएगा। जब 0.5 सेकेंड तक वेंट्रिकल फुल हो जाता है और डायस्टोलिक पीरियड खत्म हो जाता है, 0.5 सेकेंड खत्म हो जाए, तब इसको हम लोग कहते हैं एंड डायस्टोल। डायस्टोल खत्म हो गया तो हम लोग इसको कहते हैं एंड डायस्टोल। अब एंड डायस्टोल, जब डायस्टोल खत्म होने के बाद, एंड होने के बाद जितना भी वॉल्यूम इस कार्डिया में हुआ, भर गया, इसको हम लोग कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। 0.5 सेकेंड के बाद जितना भी ब्लड हार्ट में, वेंट्रिकल में फिल हो गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं? EDV, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। फिर बात करते हैं प्रीलोड की। इसमें दो शब्द हैं, एक तो है प्री और एक है लोड। लोड से मतलब है पंप करना, इसको हम लोग मान सकते हैं पंप कर देना। कार्डिया जब बिल्कुल पंप करने वाला होता है, मतलब जो EDV है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है, जो डायस्टोलिक पीरियड है बिल्कुल खत्म हो जाता है, फिर सिस्टोलिक पीरियड शुरू होता है। तो डायस्टोलिक पीरियड खत्म होते ही कार्डिया लोड करके पंप करने वाला होता है, लोड हो चुका होता है और कार्डिया पंप करने वाला होता है। तो पंप करने से तुरंत पहले का जो लोड होता है उसको हम लोग कहते हैं प्री लोड। लोड से पहले प्री लोड। मतलब क्या है कि प्री लोड क्या है?
प्री लोड बराबर ई डी वी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, कि डायस्टोल खत्म होते होते जितना वॉल्यूम यहाँ इकट्ठा हुआ उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्री लोड। समझ में आ गया? प्री लोड ईडीवी क्या है? ईडीवी क्या है? ईडीवी है डायस्टोलिक पीरियड खत्म होने के बाद जितना भी वॉल्यूम ब्लड का यहाँ इकट्ठा हुआ उसको हम लोग कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, उसी को हम लोग कहते हैं प्री लोड। लोड होने से पहले ही जितना वॉल्यूम इकट्ठा हुआ। तो स्ट्रोक वॉल्यूम प्री लोड पे भी डिपेंड करता है कि कितना डायस्टोलिक पीरियड में कितना यहाँ फ्लूइड इकट्ठा हुआ, कितना यहाँ फ्लूइड इकट्ठा हुआ, वेनस रिटर्न और लंग्स ने कितना ब्लड भेजा वेंट्रिकल को। तो जितना ब्लड यहाँ आ जाएगा डायस्टोलिक टाइम में उतना ब्लड सिस्टोलिक टाइम में जाएगा बाहर। तो अच्छा स्ट्रोक वॉल्यूम, कंप्लीट स्ट्रोक वॉल्यूम, फिजियोलॉजिकल स्ट्रोक वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए जरूरी क्या है कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम नॉर्मल हो। अब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बहुत बार बढ़ जाता है, बहुत बार कम भी हो जाता है। अब आप कहें कम कब हो सकता है या बढ़ कर सकता है? अगर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ गया तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ सकता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम अगर कम हो गया तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा। जैसे नॉर्मली अगर हम कहें कि एक स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml का होता है तो इसमें 70 ml होगा तभी तो 70 ml बाहर जाएगा, इसमें 70 ml होना चाहिए। तो अगर हम लोग ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट बनाएं कि जब ब्लड इसमें फिल होता है लंग्स के रास्ते से आता है तो ये 70 ml आना चाहिए। तो 70 ml जब आएगा तो 70 ml यहाँ भरेगा, इसको हम लोग कहेंगे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, और ये पंप हो जाएगा 70 ml इसको, और जब बाहर निकल जाएगा तो इसको हम लोग कहेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम, एक स्ट्रोक में बाहर आ गया। लेकिन अगर जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है डायस्टोल पीरियड खत्म हो जाए और 70 ml कंप्लीट यहाँ भरे ही ना, यहाँ 50 ml ही भरे, तो इसमें क्या आया, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 50 ml हो गया। अब अगर 50 ml ही आ रहा है तो क्या स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज ये तो हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट है, दूसरा आपको ये भी जानना जरूरी है कि जितना भी ब्लड आता है सारा पंप नहीं होता है फिजियोलॉजिकली भी, उसमें से लगभग 30-40% ब्लड यहीं रह जाता है, सिर्फ 50-60% ब्लड बाहर जाता है पंप होकर, वो फिजियोलॉजिकल माना जाता है। तो फिर भी हम अपने कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, फिर अगर 50 ml ही आएगा तो 50 ml ही बाहर जाएगा, तो हमारा जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो वीक हो जाएगा और कार्डियक आउटपुट वीक हो जाएगा। और अगर कार्डियक आउटपुट वीक हुआ तो ये इस ब्रांच में जो 70 ml ब्लड आना चाहिए, 70 ml ब्लड जो है आना चाहिए, तब इन सेल्स को 70 ml मिलता, मतलब 70 ml ब्लड से ये सेल्स जितने भी हैं फिजियोलॉजिकली ये हेल्दी होते। अब अगर 70 ml ब्लड यहीं से वीक हो जाएगा तो ये जो सेल्स हैं इनको क्या कंप्लीट ब्लड, कंप्लीट न्यूट्रिशन मिल पाएगा, ऑक्सीजन मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो पेशेंट बीमार होगा, उसको ऑक्सीजन डिफिशियंसी होगी, उसको न्यूट्रिशन डिफिशियंसी होगी, उसका सांस फूलेगा, उसके मसल्स वीक होती चली जाएंगी, उसके न्यूरॉन्स को ऑक्सीजन और ब्लड न्यूट्रिशन कम मिलेगा तो उसके न्यूरॉन्स, ब्रेन काम करना बंद करेगा धीरे धीरे, बहुत सारी चीजें होंगी। अब डिपेंड करता है कि ये जो ये है 50 ml ये कितना कम होता गया है, जो प्री लोड है कितना कम होता चला गया है। कार्डियक फेलियर में पेशेंट होगा ही, जो कार्डिया फेल कर रहा है पंप करने में, कंप्लीट स्ट्रोक वॉल्यूम मेंटेन करने में। लेकिन आप कहें कि पेशेंट के लिए खतरनाक कब है, तो पेशेंट के लिए खतरनाक तब है जब ये वॉल्यूम 40% से भी कम हो जाए, इजेक्शन फ्रैक्शन जिसको हम लोग कहते हैं EF
के नाम से उसमें लिख कर आता है इकोकार्डियोग्राफी में इजेक्शन फ्रैक्शन। 40% जितना भी पंप होता है उससे 40% ही पंप कम होने से कार्डियक पेशेंट के लिए अलार्मिंग स्टेटस है। तो यहाँ से पंप सिस्टम वीक होता चला जाएगा, जितना कम आएगा प्री लोड जितना कम होगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जितना कम होगा उतना कम बाहर स्ट्रोक वॉल्यूम होगा और उतना ही कम इन सेल्स को ब्लड मिल पाएगा। और अगर ब्लड नहीं मिलेगा तो क्योंकि ब्लड में ही क्या क्या है, O2 है, न्यूट्रिशंस है, विटामिन है, न्यूट्रिशन मतलब सोडियम पोटेशियम, और इलेक्ट्रोलाइट भी मैं अलग लिख लेता हूँ, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो ये सारा कुछ कहाँ से पहुँचता है, ब्लड के रास्ते से। और अगर ब्लड नहीं कंप्लीट पहुँचेगा, और सबसे सेंसिटिव इन सब में सबसे सेंसिटिव कौन है जिसके बिना काम नहीं चल सकता है, O2। इन सब में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कौन है, O2 के बिना काम नहीं चल सकता है। ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, इन लोगों के विटामिन, इन लोगों के बिना काम चल सकता है। इनकी कमी से क्या होगा, मसल्स वीक होंगी, लेकिन सडन इमरजेंसी नहीं आ सकती। O2 की वजह से सडन इमरजेंसी आ सकती है। तो O2 प्रोवाइड नहीं हो पाएगा इन सेल्स पर, और ये क्या है, कार्डियक फेल्यूर है। ये क्या है, कार्डियक फेल्यूर है। फिर बात करते हैं अच्छा एक चीज और, प्री लोड जो ये एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम हम लोग बात कर रहे हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम हो क्यों जाए, या बहुत बार एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ क्यों जाए। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कैसे बनता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड कहाँ से आता है बताओ। लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड लेफ्ट एट्रियम से आता है, ओके। और लेफ्ट एट्रियम को ब्लड कहाँ से आता है, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया। ये कहाँ से आता है, ओके वेरी गुड, लंग्स हो गया। लंग्स को ब्लड कहाँ से आता है, ओके राइट वेंट्रिकल को ब्लड कहाँ से आता है, राइट एट्रियम। और राइट एट्रियम को ब्लड कहाँ से आता है, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, जिसको हम लोग दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, वेनस रिटर्न। मतलब जितना ब्लड वेन के द्वारा कार्डियक को रिटर्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेनस रिटर्न। तो वेना केवा हम लोग लिख देते हैं, वेना केवाज, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। अब इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा को ब्लड कहाँ से आता है, बहुत सारी वेन्स से। जैसे इधर ब्रांच आपको आर्टरी की दिखाई है, ऐसे इधर ब्रांच वेन्स की हो जाएगी, वेन्स से। तो ये बहुत सारी वेन्स, और वेन्स कहां से लेकर आती हैं ब्लड, वेन्यूल से। वेन्यूल्स कहां से लाते हैं, कैपिलरी से। और कैपिलरी कहां से लाते हैं, सेल से, सेल से। अब अगर कुछ ऐसा हो, दो कंडीशन यहाँ है। एक तो ये कि बॉडी में ब्लड ही ना हो, वॉल्यूम ही कम हो जाए, किसी भी कारण से निकल जाए। जैसे मान लो किसी को डायरिया हो जाए, सीवियर डायरिया हो जाए, या सीवियर वोमिटिंग हो, या एक्सीडेंट हो जाए, उसका ब्लड हीमरेज हो जाए, हीमरेज हो, ब्लीडिंग हो, और बहुत ज़्यादा ब्लड बह जाए, तो बॉडी में ब्लड ही नहीं बचेगा। तो अगर बॉडी में ब्लड नहीं बचेगा तो कैपिलरी के पास, सेल के पास ब्लड ही नहीं रहेगा, तो कैपिलरी को नहीं रहेगा, तो वेन्यूल को नहीं जाएगा, तो वेन को, तो वेना केवा को। तो ये पूरा साइकिल क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। तो ये तो हो गया कि इनकम्प्लीट वॉल्यूम, हाइपोवॉल्यूमिया जिसको हम लोग कहते हैं। तो एक केस तो हाइपोवॉल्यूमिया, जहां पर क्या होगा, वेनस रिटर्न, अगर वेनस रिटर्न वीक हो गया, वेना केवा के पास ब्लड ही नहीं होगा, तो राइट एट्रियम में ब्लड आएगा, नहीं आएगा, कम आएगा या नहीं आएगा, राइट वेंट्रिकल में नहीं जाएगा, फिर लंग्स को नहीं जाएगा, फिर लेफ्ट एट्रियम को नहीं मिलेगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल को नहीं मिलेगा। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा, ज़्यादा।
कम हो जाएगा, ईडीवी कम हो गया। अब अगर ईडीवी कम हुआ तो स्ट्रोक वॉल्यूम मेंटेन हो पाएगा, फॉल हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। तो ये तो अब इस कारण से डेथ हो सकती है किसी की भी एक्सीडेंट्स में, इसीलिए डेथ होती है जब ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। तो इसीलिए इमरजेंसी में ब्लड चढ़ाना जरूरी है तुरंत, क्योंकि वॉल्यूम प्रोवाइड कराना है। नहीं अगर होगा तो ईडीवी फॉल होगा, ईडीवी से स्ट्रोक वॉल्यूम फॉल होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम से कार्डियक आउटपुट फॉल होगा, कार्डियक आउटपुट से इनको O2 नहीं मिलेगा और इनकी डेथ हो जाएगी। सबसे पहले न्यूरॉन्स की, पेशेंट कोमा में चला जाएगा, बेहोश हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन्स को ही नहीं मिलेगा। तो न्यूरॉन्स तो बॉडी के जितने भी सेंसिटिव ऑर्गन हैं या जितने भी सेल्स हैं सबको कंट्रोल करता है, जीने की आज्ञा देता है, ये समझ सकते हो। जो ब्रेन है ये बॉडी के जितने भी सेल हैं सबको जीने के लिए जीने की आज्ञा देता है। जैसे कहीं फाइट होती है तो सेना कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अगर उसका सेनापति आगे घुटने टेक दे तो जितने भी सेना पीछे होते हैं सबकी हार मान ली जाती है। सब लोग भाग सकते हैं बचे, नहीं तो सब लोग जो जीता उसके आगे सरेंडर, उसके बाद नहीं होता है कि कोई लड़े। वैसे ही ब्रेन है, अगर ब्रेन सरेंडर कर गया तो जितने भी सेल अब आगे के हैं सब लोग सरेंडर, कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि सबका कंट्रोल उसके हाथ में था। तो न्यूरॉन्स की डेथ हो जाएगी और डेथ हो जाएगी। तो ब्लीडिंग में हीमरहेज में एक्सटर्नल हीमरहेज या इंटरनल हीमरहेज दो टाइप के होते हैं। हीमरहेज कहीं होता है और 5 लीटर से जो भी आपके सिस्टम में ब्लड है उससे कम जब होने लग जाता है तो खतरा होता है हाइपोवोल्यूमिक शॉक का। शॉक मतलब बेहोश हो जाएगा इस्कीमिया से। इस्कीमिया क्या है? हाइपो ऑक्सीजनेशन। तो एक तो ये साइकिल है। दूसरा क्या है कि ब्लड 5 लीटर है नॉर्मल वॉल्यूम,